बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के मालकों, पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान की अवाम का जो नब्ज़ है, पाकिस्तान के जो अवामी मिजाज है, अवामी रवैया है, उनका सिर्फ एक ही नारा मैंने जो है वो एनालिसिस करके निकाला है कि लटेरा हो मगर अपनी पसंद का। इसके पीछे क्या वजूहात है, इसकी क्या इसकी तशरीह क्या है? पाकिस्तान में जो आज तक छोटी बड़ी जमातों की जो मरकजी सतह की हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, जिन्होंने तीन तीन दफा जो है वो पाक में गवर्नमेंट्स अपनी बना चुके हैं, और पीटीआई हो गई जो कि केपीके में दो दफा, पंजाब में और मरकज में एक एक दफा गवर्नमेंट बना चुके हैं। तो बात ये है कि बात शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में बिजली कैसे महंगी हुई। जब 70 और 80 की बात है, 1970 की दहाई और 80 की दहाई में जो कालाबाग डैम के जो है वो कंट्रोवर्शियल ये प्रोजेक्ट्स बन गया था, तो सूबे सियासत करने लग पड़े और केपी की और सिंध अपनी वाम के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पीपल्स पार्टी और एएनपी के जो भी बाकी छोटी बड़ी सियासी जमातों के लीडरान है, वो अपनी वाम को उकसाने लग पड़े कि अगर आप ये कालाबाग डैम बना तो हम जो है भूखे मर जाएंगे, फसलें नहीं उगेगी, पानी नहीं मिलेगा, फाके कशी होगी, कहत होगा। तो इस वजह से वो फिर वो पसे पुश्त वो डाल दिया गया कालाबाग डैम, जो कि 35 पैसे 50 पैसे पर यूनिट बिजली बनना था। उसके बाद फिर वो जमाना था जब किसी गांव में या किसी दूर दराज इलाकों में सिर्फ बिजली नहीं थी होती, सिर्फ बड़े बड़े शहरों में होती थी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या इंडस्ट्रियल सिटी या कमर्शियल सिटी में या किसी कमर्शियल कस्बे में होती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो गांव में वो फिर जब जमहूरियत आई, 1970 के इलेक्शन हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1985 में गैर जमाती बुनियादियों पे इलेक्शन हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत ने सर उठाया, फिर अवामी मुतालबों ने भी सर उठाया, और फिर 1988 में इलेक्शन हुए, जब 89 में हुए, जब बेनजीर बनी थी, तो फिर एक जमहूरियत बहाल हो गई। जमहूरियत बहाल हो गई, इसका मतलब एम एन ए एम पी ए बहाल हो गए, वो बहाल हुए तो अवामी मुतालबे भी बहाल होने लगे। जो दूर गांव के लोग थे वो फिर डिमांड करने लग पड़े कि हमारे भी बिजली लाइनें बिछाई जाए, हमारे गांव में भी इधर भी टीवी होना चाहिए। भाई बेशक एक बड़े जमींदार के घर एक टीवी होता था, सारे गांव के लोग उधर टीवी ड्रामा देखते थे उस दौर में। तो ये एक चीज है। तो जब उन्होंने गवर्नमेंट ने फिर ये जरूरत महसूस हुई कि उनको अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी सियासत कायम रखने के लिए उनको गाँव में उन्होंने बिजली चाहिए, तो फिर वो सोचने लग पड़े अब डैम तो हम बनाने से रहे, जो तीन दरिया हमारे पास थे, कालाबाग डैम तो नहीं बन सकता, अब हम किधर जाएं। तो इसी हाल में जो है वो जब बेनजीर बनी थी पहली दफा, जो है दूसरी दफा वजीर आजम बनी थी, तो उसमें 93 से 97 के दौर में, तो फिर 1994 में ये प्लान सामने आया कि जो बिजली की एनर्जी की जरूरियात हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए पूरी नहीं करेंगे, यानी कि डैम के जरिए पूरी नहीं करेंगे, हम जो है फॉसल फ्यूल के जरिए पूरी करेंगे, यानी कि पावर प्लांट्स। पहली दफा पाकिस्तान में ये पावर प्लांट्स लगाने का मंसूबा पेश आया बेनजीर के दौरे हुकूमत में। ये ये तब से खेल शुरू हुआ है। तो जब ये 1994 में पावर प्लांट्स की उनके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है और अरबों डॉलर चाहिए होते हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी पैसे नहीं थे। फिर ये सोचा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जो आजादाना जो इन्वेस्टर है या बिजनेस मैन है, वो अपने तौर पर बिजली घर बनाए, पावर प्रोड्यूस करे, और हम उनसे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे बिजली परचेज करेगी। और वो मुआहदा कैसे तय पाया कि आसफ जरदारी 1994 में वो जब वजीर आजम था, बेनजीर जब वजीर आजम थी, तो उसके शोहर आसफ जरदारी ने जो है वो प्लान बनाया कि ये मनसूबा हाथ साफ करने का। उसने जो है वो माल खाने के लिए, जरदारी की देखें गेम कैसी है कि वो उसने डॉलर में अदायगी करने के लिए जो है वो जो पावर पर, एक तो कमीशन उसने रखा कि हम आपको आपसे बिजली लेंगे, दूसरा ये है कि आप जितनी भी कैपेसिटी का लगाएंगे, फर्ज करें 2000 मेगावाट का या 500 मेगावाट या 1000 मेगावाट का अगर आप पावर प्लांट लगाते हैं, तो हम सारी बिजली गवर्नमेंट खरीदेगी, रिगार्डलेस के हमें उसकी जरूरत है या नहीं। तीसरी ये बात है कि अगर उस यूनिट, बिजली के यूनिट जो जो प्राइस है वो डॉलर में रखेगी थी, कि जैसे जैसे उस वक्त डॉलर इतना ऊपर नहीं था जाता होता, तो स्टेबल 3-4 रुपए का स्टेबल ही रहता था। तो बात ये है कि
उस वक़्त फिर ये डॉलर में 1 यूनिट की प्राइस रखी गई, फिर उन्होंने कमीशनें खाई। तो ये एक नया दौर शुरू हुआ था कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का। तो फिर ये नया दौर शामिल हो गया। फिर जब ये 93 से 97 4 साल बेनज़ीर की गवर्नमेंट रही तो फिर वो डिसमिस हुई। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ का 97 से 99 तक, 99 तक, मुशर्रफ के coup तक उसके 2 साल रहे। तो फिर जब नवाज शरीफ ने ये एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई, उसमें इंकशाफ हुए कि ये तो बेनज़ीर ने और जरदारी ने बहुत माल बनाया है इसके जरिए। तो उसने सियासत तो नवाज शरीफ ने की इस पर, बेनज़ीर पीपल्स पार्टी को उन्होंने चोर डाकू साबित किया ये इंक्वायरी कमेटीज के जरिए, उनकी रिपोर्ट्स के जरिए। लेकिन फिर उसने कहा क्यों ना हम भी इसी तरह ही करें, क्यों ना हम भी इसी गंगा में बहती गंगा में हाथ धो लें। फिर नवाज शरीफ और शरीफों ने जो बेनज़ीर और जरदारी ने जो किया था उससे 10 हाथ आगे जो है ना शरीफों ने किया था। तो उन्होंने ये प्लान बनाया था कि जो है वो हम तेल से चलने वाले पावर प्लांट्स, गैस तो बाद में आएगा, तेल से चलने वाले पावर प्लांट्स लगाएंगे। फिर उन्होंने वो कराची में पावर प्लांट्स लगाए, पंजाब में कुछ पावर प्लांट्स लगाए, और उसमें जो भी है वो अपनी कंपनीज उन्होंने रखकर हसन हसन और हुसैन नवाज या तीसरे थर्ड मैन किसी फलूदे वाले के जरिए या मकसूद चपड़ासी के जरिए उन्होंने उनकी कंपनीज रजिस्टर करवा कर सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थर्ड पर्सन के नाम पर, वो एक गवर्नमेंट एक खाते जेब से निकलता था कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी जेब में चला जाता था, वही पॉलिटिशियन शरीफ खानदान के। तो उन्होंने फिर आज अब आ जाते हैं जब मुशर्रफ दौर के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। जरदारी ने जो 1994 में 94 में किया था वही उसी को कंटिन्यू रख रहा। उसने फिर अगली कसर भी निकाल दी थी। उसने क्या किया कि उसने कहा कि ये तो टाइम टेकिंग है, पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, फिर साल डेढ़ उस पे लगेगा, फिर ये लंबा चौड़ा काम है। तो उसने कहा कि क्यों ना रेंटल हमने किराए की बिजली घर लें, पावर प्लांट्स लें। उसने ये किया कि फिर वो राजा परवेज अशरफ के जरिए फिर उन्होंने वो तुर्की से एक जहाज लिया, उसमें वो बिजली घर जो है ना वो बनाया, वो कराची की पोर्ट पर खड़ा रहा। वो सिर्फ और सिर्फ चंद मेगावाट, 20-30 मेगावाट के सिवा चंद दिन में वो चला, फिर वो बंद हो गया था, वो कामयाब मनसूबा ही नहीं हुआ था। उसके बाद जो है वो अरबों डॉलर उसमें लगाए थे, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स फिर इनके बहुत सारे जो है वो बर्बाद हुए। इसमें बहुत सारा माल बनाया, 80-80 अरब डॉलर, 80-80 करोड़ डॉलर की जो है वो 80-80 करोड़ डॉलर की उन्होंने पेमेंट की। ठीक है, उसके बाद फिर ये LNG इन्होंने खरीदी गैस पे चलाने के लिए। तो वो कोई मेगा वो सारा माल बनाया इन्होंने, IPPs मियां मंशा के जरिए या और भी बहुत सारे नदीम बाबर के जरिए। ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। ठीक है, अभी भी निशात पावर हाउस इधर कई सारे इनके बिजली का और भी बहुत ज्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। तो जायद बिजली बनने लग पड़ी, तो फिर लेकिन अदागियां ना हुई, लोड शेडिंग होने लग पड़ी। तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ की दोबारा गवर्नमेंट आई, 2013 से 2018 तक बनी रही। उसके बाद फिर जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने ये साहिवाल में कोले पर चलने वाला पावर प्लांट लगाया, फिर उन्होंने कराची में लगाया, सिंध में लगाया। ये सिर्फ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो है वो उनके साथ वो सारी इन्वेस्टमेंट करके, फिर ठेके भी हसन हुसैन नवाज ये सारा चीन में गए थे, मीटिंग की थी। एक एक जेब से पैसा निकलता था, वहीं दूसरी जेब में जाता था। तो ये बात ये हुई कि जब फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आई, इमरान खान ने फिर सारी इंक्वायरी कमेटी बिठाई, पिछले 35-40 सालों से सारी जो ये 1994 से लेकर 2018 तक, 18 और 6 24 सालों में जितने भी ये पावर प्लांट्स बने थे, तो उस पे जो है इंक्वायरी कमेटी बिठाई। वो कनाडा से मोहम्मद अली आया जनरल बाजवा के कहने पर करा। तो उसने जब ये रिपोर्ट शाया की तो उसमें यही निकला कि जो है वो शरीफों और जरदारी ने मिलकर, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर ये इतना इतना माल बनाया कि 7 नस्लें अगर बैठ के भी खाएं तो वो खत्म नहीं होगा। अरबों डॉलर इन्होंने कमाए हैं पावर प्लांट से जरिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई उन्होंने कहा है करप्शन जो हम माल कमाई कर सकते हैं वो पावर प्लांट्स ही हैं, और किसी में नहीं कर सकते। तरक्याती फंड है जो सड़कें मोटरवे, आपको पता होगा कि 90s में जब 1997 में नवाज शरीफ आया था तो उसने मोटरवे और सड़कों का उसका नजरिया था। लेकिन जब 2013 में आया था तो फिर उसे पता चला सड़कों और मोटरवे से ज्यादा पैसा पावर प्लांट्स में है, बिजली घरों में है। फिर उन्होंने ज्यादातर अपनी तवज्जो जो पावर प्लांट्स पर मरकूज कर ली थी, उधर से उन्होंने बहुत सारे हादसा किए हैं। ये अभी जो बिजली महंगी हुई है इतनी नहीं हुई है, इनके टेक्निकल डिटेल मेरे पास सारी हैं, इनकी स्लाइड्स, इनके पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स भी बने हुए हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता। तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा।
तो ये चीज है कि फिर पावर प्लांट्स लगे तो फिर डॉलर जो है ना वो बहुत ऊपर नून लीग के दौर में भी गया, इमरान खान के दौर में गया, फिर निगरान हुकूमत अभी जो आ रही है इसके दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में जब 16 माह की ये इत्तेहादी हुकूमत रही है, इसके दौर में बड़ा डॉलर ऊपर गया, 100 रुपए से भी ज्यादा महंगा हुआ, फिर अभी 150 रुपए ज्यादा महंगा हुआ, 350 350 तक चला गया। तो फिर वो जो 94 में बेनजीर ने यूनिट बिजली का यूनिट डॉलर में देने का वो मुआहदा किया था, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनसे इनके मुआदों को तोड़ते हैं तो हमें आलमी अदालत के जरिए हमें अरबों डॉलर का जुर्माना होगा, जो कि उससे भी ज्यादा होगा, वो गर्दिशी कर्जों से भी ज्यादा हो गया। हमारे 4,000 अरब रुपए जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, हमारे एनर्जी और गैस, बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जे थे 4,000 अरब। जो हमारी टैक्स आमदन थी वो सिर्फ 2 से 3 हजार अरब थी। आप अंदाजा लगा लें कि हमारी जो है वो मुल्क की मौशत किस ढाने पर तब थी, तो अब तो अल्लाह ही हाफिज है। तो फिर बात ये आ जाती है कि इमरान खान साहब ने जब इंक्वायरी कमेटी के जरिए मोहम्मद अली जो कनाडा में चला गया था, सेटल हो गया था, वो बहुत ही एनर्जी का एक्सपर्ट था। सारे वो उसमें ISIMI के नुमाइंदे भी थे, SCCP के थे, FIA के थे, नेपरा के थे, बिजली एक्सपर्ट थे, बहुत ही प्रोफेशनल टीम थी। तो जब देखा कि यार ये तो सारे नून लीग और पीपल्स पार्टी के करप्ट सारे लीडरान, वजीरों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, सेक्रेटरियों ने अपने 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 हिस्से करप्शन लूटा है माल बेदर्दी से। तो फिर जब पूरी रिपोर्ट्स नीचे पड़ी तो उनको ये भी पता चला जो उनकी अभी हाजिर में जो उनकी कबीना है, उनके पावे के जो मिनिस्टर हैं, जो बड़ी बड़ी वजारतों वाले हैं, जिनमें खसरो बख्तियार भी थे, जहांगीर तरीन भी थे, कई वजरा थे, पुराने वजरा भी थे, नए वजरा भी थे, वो सारे उनके भी नाम थे। तो फिर इमरान खान ने कहा कि यहाँ तो मैं जो है ना इस रिपोर्ट को वो मैं पब्लिक करके मैं शरीफों और पीपल्स पार्टी के जो करतूत है, करप्शन है, वो आवाम के सामने लाऊं और इसको पॉलिटिकली कैश भी करूं, या फिर जो है वो मैं चुप कर जाऊं और अपनी गवर्नमेंट बचा लूं, क्योंकि मेरे अपने वजीर, अपनी कबीना के लोग भी शामिल है, जिन्होंने अपने अपने 15-15 MNA के ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अगर वो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, उनके खिलाफ कोई पब्लिक में कहते हैं कि मैंने अपने वजीरों को भी नहीं छोड़ा, मैं करप्शन पर इतना अपने करप्शन के नजरिए पर कायम हूँ, तो फिर उनको जो है वो एक्शन लेना पड़ना था। तो फिर वो अपनी गवर्नमेंट कायम में, तो उन्होंने फिर कंप्रोमाइज किया, जैसे नवाज शरीफ या जरदारी, जो भी जैसे रवायती सियासतदान कंप्रोमाइज करते आए हैं। तो ये फिर इसका यही मतलब है कि जो है वो इमरान खान ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर इसके अलावा वजीर आला उस्मान बुजदार और बुशरा मानका और का जो नेक्सस था, गठजोड़ था, जो करप्शन के पैसा था, वो DGIS यासम मुनीर भी उनको रिपोर्ट देता था, दी थी कि ये करप्शन सारी हो रही है आपकी नाक के तले, आपकी बीवी शामिल है इसमें, उस्मान बुजदार शामिल है ये। तो फिर उन्होंने उसी को हटा दिया था। तो ये देखिए एक करप्शन हो रही है, अपने घर का बंदा जैसे बेनजीर के जब 93 में वो, जब 94 में ये IPP बने, बिजली बिजली घर बनाए, तो जरदारी ने सारी करप्शन की, तो उन्होंने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने बेनजीर को बताया तो वो चुप रह गई। ठीक है, वो जरदारी को बुलाया और उसने कुछ भी ना कहा, बेनजीर ने जरदारी को, वो चुप रही। यानी कि इसका यही मतलब है कि वो इसमें शामिल है, उसकी रजामंदी से सारा हो रहा है, सिर्फ आगे उसको लगाया हुआ है। सेम इसी तरह मॉडल जो है इमरान खान साहब ने जो है वो बुशरा मानका को, उस्मान गुजार को आगे रखकर अपना मॉडल लगाया और करप्शन होती रही है। मुझे ये बताएं, बेनजीर से लेकर जरदारी, जरदारी से लेकर नवाज शरीफ, नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान, इनमें कौन पाक और साफ है, कौन करप्शन से पाक और साफ है, कौन पारसा है? मुझे ये बताएं, सियासी तौर पर कौन पारसा है? मैंने आपको सबूत के साथ ये जो है वो जो है ना वो मैंने हकाइक आपको अपने सामने, आपके सामने रखे हैं। अगर आपको इन सारी बिजली की डिटेल ये सारी चाहिए तो 20 कालम आ चुके हैं रऊफ अलासरा के, जो दुनिया न्यूज में वो कालम लिखते हैं। तो आप उनके कालम बराए मेहरबानी गूगल पे जाएं, दुनिया न्यूज के कालम या रऊफ अलासरा के लिखें, वो सारे 20 कालम आपको आ जाएंगे। ठीक है, एक एक छोटी छोटी चीज शामिल है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, लटेरा हो मगर अपनी पसंद का। अवाम ने कहा है, तो चाहे वो फिर इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर हो, चाहे फौज हो, ये सारे करप्ट है, ये सारे इस हमाम में नंगे हैं। तो फिर हमारी आवाम क्यों ये उम्मीद लगाती है कि महंगाई कम होगी, बिजली सस्ती होगी, तेल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, सब्जियां सस्ती होंगी, खाने पीने की अशिया जो राशन है वो सस्ता होगा? ये कैसे सस्ता होगा जब आपका अपना अवामी रवैया ही नहीं बदलेगा? आपकी अवामी राय जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टीवी पे जो स्क्रिप्टेड जो है लीडर जो है वो बातें करता है, जो इमरान खान जैसा, जैसे कि उसको इमरान खान जो प्रोजेक्ट्स जो एस्टेब्लिशमेंट लाई थी, वो उन्होंने करप्शन का नारा दिया था और करप्शन पर आप खेलते गए हैं, और फिर अभी तक अवाम ने, कौम ने आंखें बंद की हुई है। और इमरान खान साहब ने जो है वो अमेरिका का नारा, अमेरिका के खिलाफ नारा लगाकर अवाम को बेवकूफ बनाया।
اور دیکھیں جب تک عوامی رویہ یا عوامی مزاج ہم کھوکھلے نعروں سے نکل کر پریکٹیکل کارکردگی کی بنیاد پر ہم کسی لیڈر کی صحیح بات کو صحیح کہیں گے اور غلط بات کو غلط کہیں گے، تب ہی ہمارے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جیسی عوام ہوگی، جیسی رائے ہوگی، ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ اور جب ہم اپنی پسند کا لٹیرا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جو ہمارے جو ہے وہ ایک جو پاکستان میں برادری سسٹم ہے، کسی نے اگر ایک ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہے یا ایم پی نے لڑنا ہے، چچا کے بیٹے نے تو تائی کے بیٹے نے تو اپنے آپ ادھر آزاد میزبار کھڑا ہو جانا، یعنی انا کے مسئلے کی وجہ سے اسی طرح پاکستان میں بھی قوم ضد بنا لیتی ہے کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو یہ چھوڑے، یہ اس سے بھی باہر نکل آئے، پھر بھی یہ کوئی نہ کوئی لیڈر چاہیے ہوتا ہے عوام کو یہ پرستی کرنے کے لیے، شخصیت پرستی کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے خون میں ڈی این اے میں شامل ہے، کیونکہ برصغیر میں ہم 1000 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے بڑے ہندو ہی تھے، سارے ہندو تھے، ٹھیک ہے؟ اسلام کے آنے سے پہلے عرب بھی ہندو تھا، ٹھیک ہے؟ سارے بتوں کو پوجتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے تو خاص خون میں شامل ہے کہ ہم بت پرست لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ پرانے بت پرست کے ڈی این ابھی تک ہیں، وہ جینز جو بایولوجیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے جب ہم نے بتوں کی پرست چھوڑ کر پھر اسلام قبول کیا تو پھر اللہ کی عبادت شرک کرنا شروع ہوگی، پھر دوسری طرف ہم قبروں کی طرف آ گئے، اولیاء کرام کی طرف آ گئے، ان کو پوجنا شروع کر دیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا، پھر ادھر سے ہم ہٹے تو پھر ہم سیاسی شخصیات جو ڈیموکریسی 1857 کے بعد شروع ہوگی برصغیر میں، اس سے پہلے تو جمہوریت تھی نہیں، 200 سال پرانی ہے جمہوریت برصغیر میں۔ پھر ہم نے سیاسی شخصیات کو پوجنا شروع کر دیا، شخصیت پرستی، قائد اعظم یا گاندھی یا پنڈت لال جواہر نہرو کے پیچھے لگ گئے۔ تو ہمارے یہ ابھی تک وہیں، پھر 1947 میں پارٹیشن کے بعد پھر ڈفرنٹ لیڈر آئے، پھر ضیاء آیا، ایوب آیا، تو جو کہ ہمیں سبز بات دکھاتا رہا، تو تب سے ہماری شخصیت پرستی جو ہے نا وہ پھر نواز شریف آیا، بے نظیر آئے۔ ہمیں کوئی بندہ چاہیے، ایک ہر دور میں کوئی بندہ چاہیے شخصیت پرستی کے لیے، وہ لٹیرا ہی ہوتا ہے، کیونکہ عوام خود بھی لٹیری ہی کسی نہ کسی حد تک ہوتی ہے، ساری نہیں ہوتی، اور نہ بھی ہو تو وہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ تو یہ کرپشن کوئی، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی، یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کا ایک ڈھونگ تھا، یہ ڈرامہ تھا، یہ سارا ایک فراڈ تھا، انہوں نے یہ عوام کو بیوقوف بنایا تھا، اور یہ کوئی کرپشن کا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے پاکستان کا آئین ہے، کیسے پاکستان کی یہ ریاست ہے کہ جو 2017 میں سپریم کورٹ نے جس کو جھوٹا اور فراڈیا اور کرپٹ قرار نواز شریف کو دیا تھا، آج وہیں صادق اور امین بن کے وہ پاکستان واپس آ رہا ہے۔ میں الگ ویڈیو بنا